Welcome back, children, in this second part of chapter 8 Silk Road. Okay, last part we have seen that they got the height, they have reached at the height of 5,515 meters. Now they have got their oil vehicle or car oil tank filled up. Okay, and the writer also got the clockwise round of the stone which was laid over there, and by the time as they were reaching at the height, the writer's nose was getting blocked. Okay, so and he was having a little headache. Let's see ahead, children. My headache soon cleared as we carried down the other side of the pass till here, from here till here, children, with the white laden with piles of salt. Let's see. His headache cleared as they descended down the slope. जब वो स्लोप से नीचे उतरते तो राइटर का सर दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाता. It was 2 o'clock when they stopped for lunch at a long canvas tent beside the dry salt lake. They had hot noodles. The plateau was disfigured and the lake was filled with salty water. लगभग दोपहर के 2 बजे उन्होंने एक ब्रेक लिया और खाना खाने के लिए रुके. ओके, जिस प्लेट्यू पे रुके थे वहाँ पे एक अजीब सा टूटा फूटा बना एक झोपड़े जैसा रेस्टोरेंट था, और दैट प्लेट्यू वॉज डिसफिगर्ड, और ये प्लेट्यू भी कम्प्लीटली डिसफिगर्ड था. पास में ही एक छोटी सी झील भी थी जो कि सॉल्टी वाटर की थी. ओके, द थैच्ड रूफ कवर्ड विथ स्नो. इट हैड traces of extinct teethy oceans which used to border Tibet before the collision of the continent. ऐसा कहा जाता है ये जो झील थी जिसका कि ऊपर का हिस्सा कम्प्लीटली स्नोई कवर्ड था, और ये झील टीथी ओशियन का एक हिस्सा है जो कि जब तिब्बत सालों पहले बहुत टाइम पहले बिफोर द कोलाइजन ऑफ कंटिनेंट, इस कॉन्टिनेंट के टूटने से पहले, ओके, ये झील टीथी ओशियन का हिस्सा थी. काफ़ी जोग्राफिकल कंडीशंस होते रहते हैं बच्चों. सो इन दैट केस ये झील अलग हो गई और तिब्बत के बिफोर द कोलाइजन ऑफ कॉन्टिनेंट इट्स रिटन. ओके, पहले ये टीथी ओशियन के साथ थी. दैट्स वाई ये जो झील है वो सॉल्टी है. फ्यू मैन वर वर्किंग देयर विथ पिकैक्सेस एंड शॉवल्स. यहाँ पे कुछ लोग इस प्लेट्यू पे काम कर रहे थे जिनके पास पिकैक्सेस और शॉवल्स थे. ऑल यू नो दैट दीज आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग ट्रीज एंड the what we can say bushes. They were wearing sunglasses to minimize the glare coming from blue trucks loaded with the pile of salt. इन लोगों ने जो ये लोग यहाँ पे काम करने वाले थे अपने चश्मे पहने हुए थे. क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले जितनी भी ट्रक्स होते थे उसमें नमक का ढेर होता था, बहुत सारा नमक होता था, जिससे कि ये नमक उनकी इस नमक से अपनी आँखों को बचाने के लिए ये मजदूर सनग्लासेस पहनते थे. ब्लू ट्रक्स लोडेड विथ पाइल ऑफ सॉल्ट एंड क्रस्टेड बूट. ये नमक उनके जूतों में भी जाता था, एंड लॉन्ग शीप स्किन कोट्स, और उनके लंबी बाहों वाले शीप स्किन कोट्स में भी. By late afternoon, we had reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. अब ये पहुंच चुके थे दोपहर के बाद, नियरली शाम के बाद. From here, children, beside the second tire, had been replaced by one that was as smooth as my bald head. Let's see. By the late afternoon मतलब शाम का वक्त, नियरली they reached Hor town. गांव का नाम है बच्चों हॉर, एंड बैक टू द ईस्ट वेस्ट हाईवे, जो कि ईस्ट वेस्ट हाईवे के पीछे था, which was old route
फ्रॉम लासा टू कश्मीर। यही हाईवे एक पुराना रूट है जो कि लासा से कश्मीर जाने के लिए था। डेनियल फाउंड अ राइड एज ही वॉज ऑन हिज वे बैक टू लासा। बोथ ऑफ देम बिड हिम फेयरवेल। डेनियल ने यहाँ से विदा ली क्योंकि इनकी गाड़ी में 3 जने थे, डेनियल, टेस्टिन और राइटर। डेनियल इनको यहाँ तक छोड़ने आया था। ओके, डेनियल ने यहाँ से इन दोनों से विदा ली एट द रिपेयर शॉप, टायर रिपेयर शॉप। इस टायर रिपेयर शॉप पे लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी और डेनियल यहाँ से वापस चला गया। देयर कार्स सफर्ड 2 पंक्चर्स। इनकी गाड़ी में 2 पंक्चर हो चुके थे। एंड द वे फ्रॉम द सॉल्ट लेक, सो टेस्टिन वॉज ईगर टू गेट देम फिक्स। टेस्टिन द मेन ड्राइवर, वो इन पंक्चर को ठीक कराना चाहता था क्योंकि इनके पास अब कोई स्पेयर टायर नहीं था। एंड द सेकेंड टायर विच चेंज वॉज रिप्लेस्ड बाय अ स्मूथ टायर जस्ट लाइक अ हेड ऑफ प्रोटैगनिस्ट। जो दूसरा टायर इसने बदला था वो बिल्कुल इतना स्मूथ था जितना स्मूथ राइटर का सर। होर वॉज ग्रिम मिजरेबल प्लेस। होर एक फ्रॉम हेयर चिल्ड्रन टिल the good view of lake through one of them helped to compensate for the drought. Let's see. और जहाँ पे इन लोग अपनी गाड़ी ठीक करा रहे थे और जहाँ से दूसरा इनका जो साथी था वापस घर को गया। और was ugly miserable place which had no vegetation and just dust and rocks. और एक डेजर्ट की तरह, सूखे मैदान की तरह था ये गांव। ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डस्ट और रॉक्स थी, कोई वेजिटेशन, कोई खेती बाड़ी नहीं। इट इज स्कैटर्ड विथ गैदर्ड रिफ्यूज एंड इट वॉज लकलेस दैट इट वॉज ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर विच इज टिबेट्स मोस्ट रिस्पेक्टेड वाटर। इट इज गैदर्ड रिफ्यूज, इट इज स्कैटर्ड विथ गैदर्ड रिफ्यूज। ये गाँव, इस गांव में गैदर्ड रिफ्यूज़, कचरा इतना सारा भरा हुआ था और इसकी बदकिस्मती थी कि मानसरोवर लेक के सामने ये गांव बसता था। अकॉर्डिंग टू द एंशियंट हिंदू एंड द बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 4 इंडियन रिवर्स। यहाँ पे 4 नदियाँ मिलती थी। हिंदूज के स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग या बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये 4 नदियाँ कौन सी? द इंडस, द गंगेस, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। ये 4 नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं। सतलज रिवर फ्लोज फ्रॉम दिस लेक एंड रादर 3 रिवर्स राइज नियर द साइड ऑफ माउंट कैलाश। सतलुज इस लेक से बहती थी और जबकि बाकी की 3 नदियाँ माउंट कैलाश से। ओके, दे वर इन रिमार्केबल डिस्टेंस as he was eager to build ahead. He waited for Testin while having some tea at Horse Cafe. वो जल्दी और आगे जाना चाहते थे। He waited, राइटर को रुकना पड़ा टेस्टिन के लिए क्योंकि वो तो अपनी कार का पंक्चर ठीक कराने गया था। तभी यहाँ होर में एक छोटा सा कैफेटेरिया था which was constructed badly from painted concrete and 3 broken windows although it had a good view of lake, जो कि which was constructed badly, जिसे बनाया गया था from painted concrete and इसकी 3 टूटी फूटी खिड़कियाँ भी थी। ओके, बट यहाँ से लेक का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around my table with filthy rag before bringing me a glass and thermos of the tea. From here till children, a Swede who wasn't prone to sentimental outbursts. Let's see. The writer was served by a Chinese boy who was wearing a military uniform. राइटर की चाय या राइटर की सेवा में एक चाइनीज़ लड़का हाजिर हुआ जिसने कि मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ था और ये एक छोटा लड़का ही था। He spread the grease around his table with a dirty cloth. जैसे ही टेबल उसने पोंछा, वो कपड़ा जिस पे ग्रीस लगा हुआ था उस कपड़े से टेबल पे भी पूरा ग्रीस लग गया। And then he brought him a glass
एंड अ थर्मस ऑफ टी। फिर वो एक ग्लास और चाय का थर्मस लेकर आया। टेस्टन फ्रीड हिम फ्रॉम हिज प्राइवेट डिटेंशन एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अहेड पासिंग मोर रॉक्स एंड रबिश। टेस्टन वहाँ से जल्दी से फ्री होकर इन लोग ने वापस अपनी यात्रा शुरू की। एंड ये यात्रा जो थी इनकी आगे कैलाश की तरफ, माउंट कैलाश की तरफ, वो काफ़ी रॉकी और कचरे भरे रास्ते से आगे बढ़ने वाली थी। द प्रोटैगनिस्ट एक्सपीरियंस वॉज ऑपोजिट फ्रॉम वॉट ही रेड ऑन ट्रैवलर्स फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द टाउन। उस राइटर का जो एक्सपीरियंस था बिल्कुल ही ऑपोजिट था। बच्चों, आप कहीं जाते हैं तो उसके बारे में, उस जगह के बारे में आप जान लेते हैं इंटरनेट के थ्रू या किताब पढ़कर या लोगों से सुनकर। तो ऐसा ही राइटर ने किया, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था अभी एट प्रेजेंट का, वो किताब में पढ़े हुए से काफ़ी अलग था। इकाई कावागुची वॉज अ जापानीज monk who arrived in the town in 1900। उन्होंने ये भी जाना कि इकाई कावागुची जो कि जापानीज साधु थे, वो 1900 में यहाँ पर आए थे। विद द प्योरिटी ऑफ लेक दैट ही क्राइड, वो उन्होंने लेक की प्योरिटी को देखकर वो रो पड़े थे कि इस लेक का क्या, इसे क्या हो गया। आफ्टर फ्यू ईयर्स सिमिलर इफेक्ट वॉज ऑन स्वेन हेडन, a Swedish who did not have such emotional outbursts। फिर इसी जगह पे आफ्टर कुछ सालों के बाद स्वेन हिडन जो कि एक स्वीडिश नागरिक थे, वो भी यहाँ आए थे, पर उन्होंने ऐसा कोई इमोशनल स्टेटमेंट इस झील के बारे में नहीं दिया। Now from here children, it was dark by the time we finally left again and after 10:30 p.m. Okay, till passages almost instantly and relieved and the feeling in my chest curious I thought. Till here children, let's see. When they resumed their journey from Hor, it was dark at the time. After 10:30 p.m. they decided to stay in guest house in Darchin, which turned out to be a difficult night for him। जैसे ही उनका काम खत्म हुआ वो हॉर से आगे की तरफ निकले, लेकिन अब रात के 10:30 बज चुके थे और उन्होंने फिर यहाँ के गेस्ट हाउस में, दार्चिन में जो था, वहाँ रुकने का सोचा। नहीं तो रात ठंडी में, ऐसी ठंडी में रात बाहर निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल था। द रबिश डंप इन होर मेड हिज कोल्ड वर्स एंड हर्बल टी ऑल्सो डिड नॉट हेल्प हिम। वहाँ पे जो इतना कचरा, रबिश डंप, कचरे का ढेर से होर की जो कंडीशन थी, होर टाउन की कंडीशन और वहाँ की ठंड और भी बढ़ती जा रही थी। हर्बल टी जो राइटर ने ली, उससे भी उनको कोई मदद नहीं मिली। वन ऑफ हिज नॉस्ट्रिल वॉज ब्लॉक, उनके नाक का एक तरफ या एक साइड ब्लॉक हो गया था। एज ही ले ऑन द बेड, जैसे वो बिस्तर पे सोते, ही वॉज नॉट गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड ही चेक्ड हिज वॉच, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने घड़ी देखी, ही वॉज एट 4760 meters above the sea level। The height was not more than Rabu, but he would be out of breath several times at a night। He was so familiar to these nights time disturbance and he was scared this time। He started breathing from his mouth। He was tired and hungry। He switched back to breathing from single nostril and wake up shortly। He was not feeling well as his chest felt away। He sat up and it cleared his nasal passage। He was curious। नाक बंद हो जाने की वजह से ना वो सो पाते ना ही लेट पाते। जैसे ही सोते फिर इमीडिएट उठ जाते। ये वो बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी चेस्ट भी काफ़ी इस कफ के कारण तकलीफ उनको हो रही थी। ही वॉज नॉट एबल टू टेक द प्रॉपर ब्रेथ। बार बार वो उठते और बार बार अपने नाक के पैसेज को साफ करते।
I lay back down and tried again. Same result. मैं बार बार सो जाता और फिर से कोशिश करता, वही result. It was on the point of disappearing into the lands of Nod when something told me not to. From here till a little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. So I stayed awake all night. Let's see children. क्योंकि अभी राइटर को काफ़ी ठंड लग चुकी थी. He was not able to breathe, okay, properly. So he tried again and again by laying back on the bed. वो बार बार बिस्तर पे सोते और उठ जाते. The same thing happened. बार बार यही वो दोहरा रहे थे. He was in the land of signals where something told him not to do. यहाँ पे ऐसा करने से इट वॉज लैंड ऑफ सिग्नल, जहाँ उन्हें कुछ कहा गया था कि मत करो, लेकिन उनको उनकी तकलीफ इतनी बढ़ रही थी. ही वॉज नॉट एबल टू गो टू द स्लीप दिस टाइम. वेन ही वॉज सिटिंग अप इट मेड हिम फील बेटर. जैसे ही उठ के बैठते थे तो उनको थोड़ा राहत मिलती थी, लेकिन जैसे ही सोते उनका नाक उनको काफ़ी तकलीफ देने लगता. When he was sitting up, it made him feel better as he could breathe properly and his chest felt light. The opposite happened. As soon as he laid down, he held himself against the wall, but he was not able to relax. He was afraid to sleep now. A voice inside him told him that he might die if he would try to sleep, and he stayed awake all night. उनकी आवाज़ उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उन्हें कहती कि अगर वो सो जाएंगे गहरी नींद में तो शायद ये फिर उठ ना पाए, इसीलिए वो इस ठंड में. सो ही स्टेड अवेक, वो पूरी रात जाग कर उन्होंने निकाली. Teston took me Darchin Medical College from the following morning. From here till, oh yes, the Kora, oh yes, he said you will be fine. Teston took Ryder to Darchin Medical College. The next morning, it was new, looked like monastery with a door which led to a large courtyard. They went to a dark and cold consulting room filled by a Tibetan doctor who wore nothing kind if random articles which he expected. He was wearing a thick pullover and a वुली हेड. उस डॉक्टर ने एक मोटा पुलोवर पहना हुआ था और एक वुली हेड. ही आस्क्ड हिम अ फ्यू क्वेश्चन. उसने उनसे कुछ सवाल किए. वाइल फीलिंग हिज वेन्स, उनकी नाब्स को दबाते हुए, हाथ की नाब्स को दबाते हुए. ही टोल्ड द ड्राइवर दैट इट इज़ कोल्ड एंड ही हैड एन इफेक्ट ड्यू टू कोल्ड एंड अल्टीट्यूड चेंज. ही गेव हिम सम मेडिसिन एंड assured him that he will be able to do the Kora. उन्होंने ड्राइवर से कहा दैट डॉक्टर ओके कि कुछ दवा उनको बांध के दी. ये उनको अल्टीट्यूड के कारण, हाइट पे आने के कारण ये ठंड उन्हें लग रही है और उनका नाक बंद हो रहा है, लेकिन दवाई के बाद वो ठीक हो जाएंगे और अपना कोरा कंप्लीट कर पाएंगे. आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज clutching brown envelope stuffed with 15 screw of papers. Okay, from here till with just a wisp of cloud suspended over this summit. The Tibetan doctor gave him a 5-day course. He came out with a brown envelope which he had 15 screws of papers. After having the breakfast, he opened the after breakfast package which had a brown powder which he had to take with hot water. It tasted like cinnamon, and lunchtime and bedtime packages were nearly the same. उन्होंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेने के बाद अपनी दवाई की पुड़िया खोली और उसमें जिसमें कि सिनेमम यानी कि दालचीनी की खुशबू आ रही थी. दे लुक्ड, और ऐसा ही पैकेट्स, 2 पैकेट्स उनके डिनर टाइम और लंच टाइम के लिए भी थे. दे लुक लाइक शीप डंग, ऐसा लग रहा था कि ये दवाई शीप डंग की तरह है. बोथ हैड स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैकेजेस.
After taking the full day medicine, he slept peacefully that night. दवा लेने के बाद वो उस रात शांति से सो सके. Teston left him in Darchin. When he came to know that he is going to be fine, he told him as a Buddhist that if he had passed away, it would not matter, but it would be bad for business. Next day, Teston as a Buddhist, क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट ड्राइवर था, उसने राइटर से हल्का सा मजाक किया कि आप अगर गुजर जाते तो ये ठीक नहीं होता, लेकिन उनके टेस्टन का बिजनेस कम हो जाता एज अ ट्रैवलर. ओके, नेक्स्ट डे Darchin was not looking so bad. It was dusty. Darchin is a place, children. Okay, it was dusty, partially ruined, and had loads of rubble and refuse everywhere. Darchin में भी पहले से ही आज बेहतर लग रहा था, लेकिन बेहतर नहीं लग रहा था. ये भी होर की तरह था, ये गांव भी. सब जगह कचरा फैला हुआ. द ब्राइटली शाइनिंग सन इन द ब्लू स्काई गेव हिम अ विजन ऑफ हिमालयास. यहाँ से उन्हें हिमालय के दर्शन हुए, जो कि सूरज की तेज रोशनी में और भी चमक रहा था. गुरला मोंदाता, ही वॉज एबल टू सी लिटिल बिट विथ क्लाउड्स सस्पेंडेड ओवर इट. गुरला मंदाता उन्होंने देखा, पर फिर भी थोड़ा बहुत, और उसके ऊपर बादलों के कारण बादल फैले हुए थे. The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soaps, and other basic provisions. From here, children, till with my self-help program on positive thinking. Let's see. Darchin is a place, had some basic general stores. Okay, selling Chinese. Darchin में कुछ दुकानें थी, जनरल स्टोर्स थे, जहाँ पे चाइनीज साबुन, सिगरेट्स, स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर्स, फ्लैग्स, ओके, एवरी मिल बिक रहे थे. एवरी आफ्टरनून मैन वुड गैदर फॉर द गेम ऑफ अ पूल. दे वुड सिट अराउंड a shabby table, looking strange in the open air while women washed their hair in iced water of a small stream which flowed all the way to his guest house. Darchin had no pilgrims, which were a setback for him. He was told that in the peak season of pilgrimage in his town was filled with visitors. अभी डार्चिन में इतने सारे तीर्थयात्री नहीं थे, लेकिन राइटर को बताया गया कि यात्रा, जब तीर्थ यात्रा के पीक सीजन के टाइम यहाँ इतने सारे तीर्थयात्री होते हैं कि टाउन वॉज, ये शहर पूरा तीर्थयात्रियों से ही भर जाता है. सम ब्रॉट देयर ओन, कुछ लोग अपना खुद का अकोमोडेशन लाइक टेंट लेकर आते हैं, जो कि इस यहाँ के मैदानों पे रुकते हैं और अपने टेंट में रहते हैं. He felt that he had arrived at the place too early. तब राइटर को लगा कि उसे सीजन में आना चाहिए, वो शायद थोड़ा जल्दी आ गया. One day while he was thinking about his options, while having a glass of tea, Darchin's only cafe, he concluded that there are limited options for him to make little progress on self-help program on positive thinking. In my defense, it had been easy from here till Silk Road today. He was having difficulty in sleeping, which hadn't made it easy for him. He had no option other than to wait until the peak season of pilgrimage. The trail was much frequented by the travelers. He could do Gora alone. It was a seasonal session because of the route blockage by snow. He had no idea if the snow was cleared, and he was not feeling good about dirty eyes still resided on the bank of Darchin's small streams. He had been facing communication problems since Teston left. No one knew much English to answer his basic question. राइटर्स को इतनी सारी तकलीफ़ें या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बट फिर भी उन्होंने सोचा कि वो अपना पिलग्रिमेज पूरा करेंगे. He met Norbu in a cafe, which was small, dark, vast, with long metal stove. The wall and ceilings were twisted in multicolored plastic sheets of different colored stripes. It was made into a firm and big shopping bags
which were sold over the China and many other countries of Asia and Europe. Plastic was China's successful export along the Silk Route. The cafe had a single window beside which I would taken up position. Let's see. The cafe जहाँ ये राइटर रुका चाय के लिए, it had only one window which he would take so that he could see his notebook clearly, and he would also bring a novel with him to pass time. Norbu once saw his book and asked if he could sit opposite him. Norbu, a tea boy, okay, उसने उनसे पूछा कि क्या वो उनके पास बैठ सकता है. He could sit opposite him at his unstable table. He asked him if he is English. After he ordered tea, he told him that he was English. The protagonist guessed that he must not be a local as he was wearing windcheater and metal-rimmed spectacles which were of Western style. Norbu was a Tibetan who worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Science and Institute of Ethnic Literature. Norbu told him that he had come here to do Kora. The protagonist was happy. Norbu was writing academic papers on Kailash Kora. Norbu अपने पढ़ाई के काम से पढ़ाई की फाइल में अपनी कैलाश कोरा के बारे में लिख रहा था एंड इम्पोर्टेंस और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि इन वेरियस बुद्धिस्ट लिटरेचर इट वर्क्स ही हैड नेवर डन द कोरा हिमसेल्फ. व्हेन द टाइम केम फॉर मी टू टेल हिम व्हाट ब्रॉट मी फ्रॉम हियर टिल हिज टमी वाज टू बिग. Norbu was excited when he got to know why the protagonist was a Tachian. He said that they could be a team who are two academists who escaped from the library. The protagonist believed his positive thinking strategy was working. Norbu was also staying at a guest house just like him, and Norbu was as ill-equipped like him. Norbu kept telling him that he was too dull, boring and tired to walk, and he was fat. Norbu was not a practicing Buddhist, but he was an enthusiast. Originally, the protagonist predicted that the track would be good in a company of any deep believer, but he found Norbu to be an ideal partner. They decided to hire some yaks to carry their luggage, and he had no intention of lying down flat all over the mountain. Norbu finally said it is not possible for him while he collapsed across the table. Laughing hilariously, his tummy was also too big. जब नोरबू ने कहा that it is possible for him to while collapse, जब भी वो बात करते करते हंसता, जोर से हंसता तो वो टेबल के उस तरफ गिर जाता और वो उसका पेट काफ़ी बड़ा सा दिखने लगता. Well, this way the writer has completed his that pilgrimage, you can say, children, or his track of Mount Kailash. Okay, children, I hope you have enjoyed it. Please go through along with your textbook and just go through this video once or twice, or it will help you a lot, children. Thank you. Have a good day.